हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। बच्चों, हमारी आज इकोनॉमिक्स की क्लास है और हम लोग कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1 विच इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें ऑलरेडी हम लोग 3 क्लासेस अटेंड कर चुके हैं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ा, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में भी पढ़ा। अब बारी आती है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर हमारा फॉरेन ट्रेड कैसा था। हालांकि अब तक हम जितना भी इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं तो आपको अंदाजा लग चुका होगा कि फॉरेन ट्रेड कैसा था। ऑलरेडी इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने पढ़ा कि हम क्या एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, क्या इंपोर्ट कर पा रहे थे, तो पिक्चर तो आपको ऑलरेडी क्लियर है। पर थोड़ा सा और डिटेलिंग में इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से फॉरेन ट्रेड ब्रिटिशर्स के रूल में चल रहा था। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के अंदर हम लोग किस तरीके से फॉरेन ट्रेड कर रहे थे। बच्चे, अगर हम फॉरेन ट्रेड की बात करें तो पहली बात, फॉरेन ट्रेड क्या होता है। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है हमारे ट्रेडिंग रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, यानी कि जब हम फॉरेन कंट्रीज के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि अपना सामान दूसरी कंट्रीज में बेचते हैं और उनका सामान अपनी कंट्री के लिए खरीदते हैं, तो उसे हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था। So India has been the important trading nation since the ancient times, यानी कि पुराने समय से ही इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन रहा है। क्यों? क्योंकि जैसा हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पढ़ा था कि हमारा इंडिया क्या था, एक सोने की चिड़िया था और ये चिड़िया उड़ रही थी तो सभी लोग इसको देखते थे। तो हमारी कंट्री से बहुत सारा सामान अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता था और जिन चीजों की हमें भी जरूरत होती थी हम भी उस चीज को इंपोर्ट कर लिया करते थे। तो एंशिएंट टाइम से ही इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन रहा। लेकिन कि इन लोगों की नजर लग गई थी ना, हमने काला टीका नहीं लगाया था, तो बस इन गोरों की नजर लग गई थी हमारी कंट्री को और इन्होंने क्या किया, इन्होंने चलाई अपने रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। क्या चलाई? रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी। याद है मैंने आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में पढ़ाई है डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स पॉलिसी, तो कहीं ना कहीं वो भी एक कारण है हमारे फॉरेन ट्रेड के डाउनफॉल का, क्योंकि ये लोग ना अपने हिसाब से इंडिया को चला रहे थे। मतलब वही है ना कि जब ये रूल कर रहे थे तो इन्हें तो सिर्फ ये था कि यार हमारी जेब में पैसा कैसा आएगा, तो अपनी जेब का पैसा भरने के लिए इन्होंने हमारी ट्रेड पॉलिसी रिस्ट्रिक्टिव करी कि भाई सिर्फ इतना ही सामान तुम खरीद पाओगे, हमारे ऊपर अननेसेसरी टैक्स लगाए, हमें अगर सामान बेचोगे तो 0% टैक्स होगा, कहीं और से लोगे तो हैवी टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। तो इस तरीके की इन्होंने पॉलिसीज हमारे ऊपर इंपोज करी। मोर ओवर कमोडिटी के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस थी कि यार सिर्फ यही कमोडिटी आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें इन्होंने हमारे फॉरेन ट्रेड के अंदर करी। सो द रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी ऑफ द commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the India's foreign trade। तो वही बात हुई ना कि देखो इन्होंने हमें फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स में कन्वर्ट कराया ताकि उसे ये अपनी कंट्री में भेज सके, प्लस डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेशन पॉलिसी लगाई जिससे कि सारा का सारा रॉ मटेरियल सिर्फ इन्हीं की कंट्री में ले जाया जा सके, हम अपने हैंडीक्राफ्ट्स कहीं बेच ना पाए इसलिए उनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिए। तो इस तरीके की चीजों को करके इन्होंने हमारे फॉरेन ट्रेड को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर दिया था। वही ना कि ये हमें धीरे धीरे कमजोर कर रहे थे, जो हमारी ताकत थी, जितनी भी चीजें हमारी ताकत थी ये उसी के ऊपर वार कर रहे थे। ठीक है, सो अब देखिए जरा द स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड क्या था। तो उसके लिए अगर हमें फॉरेन ट्रेड की स्टेट को जानना, उसके हालातों को जानना है, तो हम यहाँ पे फॉरेन ट्रेड के 3 एस्पेक्ट्स को देखेंगे। क्या है वो 3 एस्पेक्ट्स? सबसे पहला है द कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, यानी कि इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हम क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे। यानी कि आप लिख सकते हो कि क्या खरीदा और बेचा जाता था। ठीक है, लिख सकते हैं आप बिल्कुल ऐसे, क्या खरीदा और क्या बेचा जाता था, यानी कि हमारी क्या खरीदा और क्या बेचा जाता था, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बास्केट में क्या था, हमारे यहां से बाहर क्या सामान जाता था और हमारी कंट्री में क्या सामान आता था। उन चीजों को देखकर हम अंदाजा लगाएंगे कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड क्या था। सो कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है कि आपका फॉरेन ट्रेड किन चीजों से बना था, क्या चीजें आती थी और क्या चीजें जाती थी। दूसरा एस्पेक्ट जो हमें देखना है वो है डायरेक्शन। अब भाई डायरेक्शन का मतलब क्या है, कहां जाता था,
या कहां से आता था। कहने का मतलब है कि आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहां करते थे, आप एक्सपोर्ट कौन सी कंट्रीज में जाकर करते थे और इंपोर्ट आप कौन सी कंट्रीज से कर रहे थे, ये भी हम लोग जानेंगे इसके अंदर। किसके अंदर? डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड आपको क्या बताएगा कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डायरेक्शन क्या है, यानी कि किन कंट्रीज के साथ आपके ट्रेड रिलेशनशिप्स रहे। उसके बाद तीसरा एस्पेक्ट है हमारे पास ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। अब ये क्या है? अब भाई देखो, काम कर रहे हैं तो पैसा तो कमा ही रहे होंगे। भाई मैडम आपने ये बताया था कि हमारे यहाँ से बहुत सारा सामान एक्सपोर्ट किया जाता था, चाहे ब्रिटेन में किया जा रहा हो, तो पैसा तो आता होगा ना। तो पैसा कहाँ है, कहाँ गया वो पैसा? बच्चे पैसा तो खूब आया हमारे पास, नो डाउट पैसा तो आया इंडिया के पास, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी। बट उस पैसे को इन्होंने क्या कर दिया था? ड्रेन, यानी कि बहा दिया। इन्होंने हमारे इंडियन वेल्थ को बिल्कुल तबाह कर दिया। पैसा आ रहा था लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल भी ये अपने खुद के लिए कर रहे थे। तो हमें तीसरा एस्पेक्ट पढ़ना होगा, द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। तो इन तीन चीजों को यहां पर हम कवर अप करने वाले हैं टू स्टडी द स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। सो नंबर 1 इज द कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, यानी कि आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बास्केट में क्या था, क्या सामान आप खरीदते थे और क्या आप बेचते थे। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि कहां से सामान आता था और कहां जाता था। और ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ के लिए आप लिख सकते हो कि पैसा कहां गया। अगर तुमने कमाया तो वो पैसा कहां गया, वो भी हम यहां पर जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन इन तीनों ही एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे इंडिया का फॉरेन ट्रेड कैसा था। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कॉम्पोजिशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, जिससे मैंने आपको ये बताया कि क्या खरीदते थे और क्या बेचते थे। तो भाई इस पॉइंट को ना शायद मुझे समझाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले की सारी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता है, पहली वीडियो में ही इसका आंसर है। याद करो, द बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिशर्स, क्यों आना चाहते थे वो इंडिया के अंदर? क्योंकि उन्हें हमें बनाना था द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड द इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। तो देखो ना, बिल्कुल यही तो हुआ हमारे साथ कि कॉम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं तो इंडिया बन चुका था एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होता है? वही आपके जो रॉ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स को यहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्ट्स बोला गया। तो इंडिया एक्सपोर्टर बन चुका था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का और इंपोर्टर बन चुका था फिनिश गुड्स का। कैसे? जैसे कि हमारे यहाँ से रॉ सिल्क गया, तो रॉ सिल्क को इन्होंने किस में कन्वर्ट किया? सिल्क क्लोथ्स में कन्वर्ट किया। यानी कि हमारे यहाँ से सिल्क लेके गए, उसे सिल्क के कपड़ों में कन्वर्ट किया, हमारी मार्केट में आके बेचना शुरू कर दिया। उन्होंने हमसे कॉटन खरीदा, कॉटन खरीद के उसको कॉटन क्लोथ्स पे कन्वर्ट किया, हमारे यहाँ पर आकर बेच दिया। उन्होंने हमसे वूल खरीदा, उसके वूलन क्लोथ्स में कन्वर्ट किया, हमारे यहाँ पर आकर बेच दिया। उसी तरीके से शुगर, इंडिको या आपकी कैश क्रॉप्स थी, जूट वगैरह, ये इन्होंने हमसे ग्रो कराने शुरू करे, उसको भी वो अपने यहाँ पर ले जाया करते थे और अपनी ब्रिटेन इंडस्ट्रीज में उसका इस्तेमाल करते थे। तो इन सभी चीजों के अलावा हम उनसे कुछ कैपिटल गुड्स जैसे कि कुछ लाइट मशीनरी वगैरह भी इंपोर्ट कर लिया करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज की कमी थी। ठीक है, तो जरा इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। कहने का मतलब है कि इंडिया की तरफ से ब्रिटेन के अंदर क्या जाया करते थे? जितने भी प्राइमरी प्रोडक्ट्स यानी कि जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, जो भी आप एज अ रॉ मटेरियल आप यहाँ पे ग्रो करते थे, प्रोड्यूस करते थे, वो सब कुछ ब्रिटेन के अंदर चला जाया करता था। ये उसका इस्तेमाल करते थे, फिर अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया करते थे और उसी को कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स के अंदर हमारी इंडियन मार्केट के अंदर उसको बेचा करते थे। यानी कि ये था हमारे इंपोर्टर एक्सपोर्ट का बास्केट कि हम एक्सपोर्ट करते थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स और इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो बहुत इजी था, आपको समझ आ चुका होगा कि क्या हुआ है, और ये तो हम फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि क्या चीज हमारे पास से जा रही थी और क्या चीज हमारे पास से आ रही थी। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, और मैं कहूंगी कि ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। जो फर्स्ट पॉइंट है देखो, उसके बारे में तो हम अब तक स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, बट सेकंड पॉइंट आपको कुछ नई बातें बताएगा, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चे? डायरेक्शन का मतलब क्या है कि कहां जा रहा था आपका फॉरेन ट्रेड, आप इंपोर्ट कहां से कर रहे थे और एक्सपोर्ट कहां से कर रहे थे।
सो ये पिक्चर तो हमें स्टार्टिंग से ही क्लियर है कि हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, ब्रिटेन में हो रहा था, क्योंकि ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज जो थी वो डिमांड कर रही थी हमसे रॉ मटेरियल, तो ज्यादा से ज्यादा हमारा एक्सपोर्ट कहाँ जाता था, ब्रिटेन की तरफ ही जाता था। ठीक है, और हम इंपोर्ट कहां से कर रहे थे, हम अल्टीमेटली इंपोर्ट भी वहीं से किया करते थे। क्यों? क्योंकि वो हमारे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते थे और हमारी इंडियन मार्केट में आकर उसको बेच दिया करते थे। तो देखिए जरा, So Britain maintained a monopoly control over India's export and imports. तो ब्रिटेन क्या करती थी, एक मोनोपोली थी उसकी, मोनोपोली मतलब एक डोमिनेटिंग पावर थी उसके हाथ में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हम ब्रिटेन के साथ ही किया करते थे। तो ब्रिटेन ने एक मोनोपोली एस्टैब्लिश करी हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स के ऊपर, एंड मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, यानी कि आधे से भी ज्यादा हमारा जो ट्रेड होता था वो ब्रिटेन के साथ ही होता था, और बाकी जो बचा कुचा था वो हम अदर फ्यू कंट्रीज के साथ कर रहे थे। अब मैडम ये अदर फ्यू कंट्रीज कौन सी थी? सो बच्चे अगर आप देखो तो ये हमारे इंडिया के फॉरेन ट्रेड की डायरेक्शन आप कह सकते हो। सो बच्चे इस तरफ देखिए आप, ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अब ब्रिटेन में कितना सामान जाता था, मोर देन हाफ जो हमारा फॉरेन ट्रेड है वो ब्रिटेन के साथ हो रहा था, और जो बचा कुचा हमारा ट्रेड हो रहा था वो हो रहा था श्रीलंका, चाइना और पर्शिया, जिसको आप ईरान के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप ये नाम भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा, डायरेक्शन क्या हुई कि इंडिया का मोर देन हाफ फॉरेन ट्रेड किसके साथ था, भाई ब्रिटेन के साथ था, और जो बचा कुचा था वो अदर फ्यू कंट्रीज के साथ था, और वो अदर फ्यू कंट्रीज कौन कौन सी थी, श्रीलंका, चाइना और ईरान। आप पर्शिया नहीं याद कर सकते, नो प्रॉब्लम, आप ईरान लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद अब आया इनके लिए तुरुप का इक्का। अब क्या था ना कि ये ट्रेड तो कर रहे थे हमारे साथ, लेकिन इनको एक बहुत बड़ी समस्या हो रही थी। क्या थी वो समस्या, भाई अगर इंडिया से सामान ब्रिटेन या ब्रिटेन से सामान इंडिया अगर लाना होता था तो एक बहुत बड़ा रूट इन्हें फॉलो करके घूम फिर के तब जाके ये ब्रिटेन पहुंचते थे, पूरा अफ्रीका से घूम फिर के तब जाके ब्रिटेन पहुंच पा रहे थे। लेकिन इनको तो ये चाहिए था ना कि जल्द से जल्द ब्रिटेन से सामान इंडिया आ जाए और इंडिया से सामान ब्रिटेन चला जाए। तो इन्होंने बहुत दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने के बाद इन्होंने एक डायरेक्ट रूट की खोज करी। इन्होंने एक आर्टिफिशियल वाटरवे बनाया, क्योंकि उस टाइम पे जो ट्रेड हो रहा था वो वाटरवेज के थ्रू ही होता था, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हो रहा था। तो उन्होंने एक डायरेक्ट रूट निकाला, एक आर्टिफिशियल डायरेक्ट रूट निकाला, जिससे क्या हुआ कि इनके बीच का जो रास्ता था, ये जो इनको बहुत ज्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा था, ये डिस्टेंस हो गया शॉर्ट, और उस डायरेक्ट रूट को नाम दिया गया सुइज कैनाल। वो होता है ना कि सुरंग बना लेते हैं जैसे, तो उस टाइप से आप कह सकते हो कि एक आर्टिफिशियल वाटरवे इन्होंने बना लिया था, जिससे इन्हें ब्रिटेन जाने का, इंडिया से ब्रिटेन जाने का एक डायरेक्ट रूट मिल गया था। तो 1869 में जो सुइज कैनाल है वो इनके लिए एक तुरुप का इक्का साबित हुआ, जिसमें इन्होंने एक डायरेक्ट रूट की खोज करी फॉर द शिप्स। किसके लिए? क्योंकि जो शिप्स ऑपरेट की जा रही थी इंडिया और ब्रिटेन के बीच, ताकि उन्हें एक बिल्कुल सीधा रास्ता मिल सके। खुद टेढ़े थे लेकिन रास्ता इनको सीधा चाहिए था, क्योंकि बहुत घूम फिर के इनको जाना पड़ रहा था, तो घूम फिर के नहीं जाना चाह रहे थे, तो इसलिए उन्होंने एक डायरेक्ट रूट की खोज करी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्विस कैनाल कब ओपन हुआ था, 1869 में, जो कि किस लिए था, एक डायरेक्ट रूट प्रोवाइड कर रहा था इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। सो इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखो जरा। सो इट इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ भी इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कहां से कहां जा रहा था। आर्टिफिशियल वाटरवे था, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा था। इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब इससे क्या हुआ भाई, जब सीधा रास्ता मिलेगा तो तुम्हारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी या नहीं होगी। सपोज करो तुम अपनी बाइक से किसी जगह पर जाते हो, अगर आप घूम फिर के जाओगे तो पेट्रोल ज्यादा लगेगा, वहीं पे सीधे सीधे रास्ते से जाओगे, जल्दी पहुंच जाओगे, तो आपका टाइम भी बचेगा प्लस आपका पेट्रोल भी बचेगा। पेट्रोल बचना मतलब कॉस्ट बचना। तो यहां पर जब इन्हें एक डायरेक्ट रास्ता मिल चुका था तो इनकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हुई, जिससे ये इंडियन मार्केट को बहुत आसानी तक वहां तक पहुंच पा रहे थे, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट तक इनकी जो पहुंच है, जो एक्सेस है, वो इजी हो गया था। भाई फटाफट पहुंच जाते थे, फटाफट अपने फिनिश प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में लेकर आते थे और बेच दिया करते थे। सो दिस प्रोवाइडेड द डायरेक्ट रूट फॉर द शिप्स बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटरवेज इन द वर्ल्ड। और पूरे वर्ल्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट वाटरवेज माना जाता है।
सो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, आज का टॉपिक हमारा बहुत सिंपल सा ही है। तो डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या बताता है कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहां से किया करते थे। तो जहां पे हमने ये पढ़ा कि मोर देन हाफ ऑफ आवर ट्रेड जो था वो किसके साथ होता था, हमारा ब्रिटेन के साथ होता था, और बाकी बचा कुचा श्रीलंका, चाइना और ईरान के साथ हम कर लिया करते थे। क्योंकि बहुत लंबा पड़ रहा था ये सब कुछ, तो हमने एक डायरेक्ट रूट निकाला 1869 में, जिसको हम स्विस कैनाल के नाम से जानते हैं, जिसने ब्रिटेन और इंडिया के बीच में जो शिप्स ऑपरेट हो रही थी, जो सामान लाने ले जाने का काम कर रही थी, उसको एक डायरेक्ट रास्ता दे दिया, जिससे हम बहुत आसानी से इंडियन मार्केट तक पहुंच गए और इनकी जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो भी रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो डायरेक्शन तो हमने पढ़ लिया। अब बारी आती है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ की। हमारा थर्ड पॉइंट है द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। ये क्वेश्चन अक्सर 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो 3 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए क्या मतलब है ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ का। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि भाई हमारा जो फॉरेन ट्रेड था उसके अंदर हम खूब सारा एक्सपोर्ट किया करते थे, और जब हम खूब सारा एक्सपोर्ट किया करते थे तो भाई पैसा भी आता होगा हमारे पास, तो वो पैसा कहाँ गया, वो पैसा बहा दिया गया। ड्रेन का मतलब क्या होता है, बहाना। सो ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ का मतलब क्या है कि हमारे इंडिया की जो वेल्थ थी इन्होंने उसे पानी की तरह बहा दिया, और बहाकर लेकर कहां गए, अपनी ही कंट्री के अंदर। ठीक है, सो देखिए जरा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड throughout the colonial period was the generation of लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक मानी जाती है इंडिया के फॉरेन ट्रेड की वो ये कि हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट सरप्लस बहुत ज्यादा था। एक्सपोर्ट सरप्लस ज्यादा होने का मतलब क्या है कि हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा हुआ करते थे और इंपोर्ट्स कम हुआ करते थे। देखने में तो ये सिचुएशन बहुत अच्छी है कि हम सामान बेच ज्यादा रहे हैं और खरीद कम रहे हैं, और अगर हम सामान ज्यादा बेच रहे हैं इसका मतलब मनी का इनफ्लो हमारे यहाँ पर ज्यादा है और आउटफ्लो कम है। तो सिचुएशन तो बहुत अच्छी है। तो हमारे यहाँ पर फॉरेन ट्रेड के अंदर लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस था। तो मैडम दिक्कत कहाँ आई, देखो अब दिक्कत कहाँ आई। बट दिस सरप्लस came at a huge cost to the country's economy। लेकिन इस लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस की हमें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हम कमा तो बहुत अच्छा रहे थे लेकिन वो कमाई हमारी जेब तक आई ही नहीं। अब मैडम कमाई जेब तक नहीं आई तो कहां गई, देखो बच्चे, export surplus didn't result in any flow of gold and silver into the India। और इस एक्सपोर्ट सरप्लस की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारा गोल्ड या सिल्वर आ गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैडम ये बताओ ये एक्सपोर्ट सरप्लस कहाँ गया। मैं बताती हूँ आपको ये एक्सपोर्ट सरप्लस कहाँ गया। देखो क्या होता था कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो हमारी ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, वो अपनी कंट्री के अंदर अपने कुछ ऑफिसेस को मेंटेन करती थी। तो जब भी कभी उन्हें अपने उन ऑफिसेस की मेंटेनेंस करनी होती थी, यानी कि वहां पर उन्हें कोई मेंटेनेंस का काम करना होता था, वहां पर कोई भी खर्चा होता था, तो वो खर्चा इंडिया से ही पूरा किया जाता था। यानी कि ऑफिस उनके बन रहे थे लेकिन खर्चा हम कर रहे थे। तो अपने ऑफिसेस के एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए भी, उनकी पेमेंट के लिए भी इंडिया से ही पैसा जाया करता था। एक तो ये हुआ कि कैसे गया ब्रिटेन में पैसा। दूसरा रास्ता क्या था, जब भी इनकी कोई लड़ाई हुआ करती थी किसी दूसरी कंट्री के साथ, तो उन वॉर एक्सपेंसेस को भी इंडिया की जेब से ही भरा जाता था। यानी कि जब लड़ाई झगड़ा होता है तो उस टाइम पे डिफेंस मटेरियल चाहिए होता है और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो उस टाइम पे वो सारे वॉर एक्सपेंसेस भी इंडिया से ही हो रहे थे। ठीक है जी, लड़ाई तुम्हारी, यहाँ भी पैसा हम भर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट किए जाते थे इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड मतलब सर्विसेज। हमारे यहाँ पे तो कुछ इन्होंने छोड़ा नहीं था। हमारे यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्टेशन की कोई खास फैसिलिटी नहीं थी, कम्युनिकेशन नहीं था, मेडिकल फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं थी। तो जब भी इन सब चीजों की जरूरत पड़ती थी तो इन्हीं के यहाँ से वो इम्पोर्ट होता था। अब जब इंपोर्ट करोगे तो पैसा तो भरोगे, भाई कोई सामान किसी दूसरी कंट्री से आप खरीदोगे तो पैसा तो आपको भरना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करते थे क्योंकि हम उनके यहाँ से सर्विसेज, तो भी हमारे पास से पैसा जाता था। 3 कारण थे जिसकी वजह से इंडिया का पैसा बहकर कहाँ चला गया, ब्रिटेन के पास। पहला, अपने ही ऑफिसेस के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, वॉर एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, और तीसरा सर्विसेज को इंपोर्ट करने के लिए। चलो देखो, so the export surplus was used to make the payment for the expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain।
तो पहला कहाँ इस्तेमाल हो रहा था कि भाई इन्हें पेमेंट करनी होती थी उन खर्चों की जो इनके ऑफिसेस ब्रिटेन में सेटअप हुए थे। उन ऑफिसेस को सेटअप करने के लिए जो खर्चे हो रहे थे उसकी पेमेंट हमारी जेब से ही जा रही थी। टू मीट द वॉर एक्सपेंसेस, जितने भी वॉर एक्सपेंसेस हो रहे थे वो हमारे यहाँ से ही हो रहे थे। और टू इम्पोर्ट द इनविजिबल ट्रेड, सो बच्चे यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इनविजिबल का मतलब क्या होता है, जिसे आप देख छू नहीं सकते। तो सर्विसेज ही हुई ना जिसको आप देख छू नहीं सकते हो, तो सर्विसेज का ट्रेड भी हम लोग इनके यहाँ से करते थे, इंपोर्ट किया करते थे, तो हमें पैसा भरना पड़ता था। सो ये था ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। इस तरीके से इंडिया की वेल्थ का ड्रेन हुआ। तो आज हमने स्थिति देखी कि फॉरेन ट्रेड के हालात कैसे थे 3 पार्ट्स में। सबसे पहले कॉम्पोजिशन में हमने देखा कि हम एक्सपोर्टर थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स के, इंपोर्टर थे फिनिश गुड्स के। दूसरा हमने देखा डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, कहां जाके हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था। आधे से ज्यादा तो ब्रिटेन में ही हो रहा था, बाकी बचा कुचा चाइना, श्रीलंका और ईरान में जाता था। और स्विस कैनाल की वजह से एक डायरेक्ट रूट मिल चुका था ब्रिटेन और इंडिया के बीच में, तो वो इनके लिए एक बहुत बड़ा तुरुप का इक्का साबित हुआ। तीसरा, हमारे यहाँ पे पैसा तो बहुत आ रहा था एक्सपोर्ट की वजह से, लेकिन वो पैसा बहकर फिर से उन्हीं के पास चला गया। कैसे? इनके ऑफिसेस के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, वॉर एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए और इनविजिबल ट्रेड को इंपोर्ट करने के लिए। सो आई होप आज का जो टॉपिक था वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। बहुत ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं था, बहुत ईजी था आज का टॉपिक। तो आपको यहाँ तक अब प्रिपेयर कर लेना है। हमने 3 चीजें देख ली हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड, और बहुत अच्छे से आपको तीनों को प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के कुछ आगे के टॉपिक्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।